हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने क्लास में बोला था कि मैं DPP6 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा ताकि आप अपने जो भी आंसर्स आपके आए हुए हैं उनको क्रॉस चेक कर सकें और जो भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉन्सेप्ट को भी क्रॉस चेक कर सकें। तो मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और इस कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन को पढ़िए आप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा नंबर ऑफ गोल्ड एटम इन 300 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड रिंग ऑफ 20 कैरेट गोल्ड। देखिए, जब हम प्योर गोल्ड और 20 कैरेट गोल्ड जो आपका है वो इम्प्योर गोल्ड है और जो 24 कैरेट का गोल्ड है वो प्योर गोल्ड है। तो हमको क्या चाहिए? हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना। तो समझिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँ? मोल्स। मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। करेक्ट। तो मैं क्या करूं? मोल्स निकालना है मुझे। और ये जो भी मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं फॉर 24 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो 24 गोल्ड के लिए, 24 कैरेट गोल्ड के लिए मोल्स हमारे आ जाएंगे क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमारा दिया है 300 मिलीग्राम, तो उसको तुम ग्राम में चेंज कर लो तो 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। करेक्ट। और डिवाइड बाय 197। अगर ये 24 कैरेट नहीं होता ना तो हम 197 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है उसी का मॉलिक्यूलर मास 197 होता है। इसलिए मैंने जो भी निकाल रहा हूँ 24 कैरेट के लिए निकाल रहा हूँ। तो ये आ गया आपके मोल्स। लेकिन अपने को चाहिए नंबर ऑफ गोल्ड एटम। ठीक है, नंबर ऑफ गोल्ड एटम निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? 300 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 197। ये तो हो गए मोल्स, और एक मोल में Na एटम होते हैं, तो इतने मोल में कितना होगा? इंटू Na से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या दे देगा? नंबर ऑफ गोल्ड एटम। कहाँ पे? 24 कैरेट में। किसमें? 24 कैरेट। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं भैया 24 कैरेट में नहीं, हमको 20 कैरेट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड लगा देंगे। एक तरफ लिखेंगे कैरेट, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम। अब इस बात को समझिएगा कि जब हमारे पास 24 कैरेट का गोल्ड था, है ना, 24 कैरेट के लिए निकाला तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? 300 इंटू 10⁻³ इंटू Na एवोगैड्रो नंबर और डिवाइडेड बाय 197। तो ये हमको मिल गया 24 कैरेट में नंबर ऑफ एटम्स। बट हमको किस में चाहिए? हमको तो चाहिए 20 कैरेट में आंसर। तो भैया हम इसको x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा क्या? 300 इंटू 10⁻³ Na को लिख देता हूँ 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू 20 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 197 इंटू 24। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपको आ जाएंगे 7.6 इंटू 10⁻20 एटम्स। ये एटम्स किसमें होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 20 कैरेट गोल्ड। 20 कैरेट गोल्ड में आपके ये नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। तो समझा आपने कैसे निकाला? हमने सबसे पहले सॉल्व किया 24 कैरेट के लिए। 24 कैरेट के लिए जब हमने नंबर ऑफ एटम निकाल लिया तो हमने 20 कैरेट के लिए निकालने के लिए हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया और सीधा सॉल्व कर लिया नंबर ऑफ गोल्ड एटम इन 24 कैरेट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो पूछ रहा है कि फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग 64 ग्राम ऑक्सीजन, 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस HTP एंड 6.0222 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम आर रिमूव्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। एक मान लो ये कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में 64 ग्राम O2 है। ठीक है, इससे 11.2 लीटर O2
एसटीपी पे रिलीज कर दी जा रही है और कितने निकाल दी जा रही है 6.02322 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम निकाला जा रहा है। यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल नहीं निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है ऑक्सीजन एटम। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना ऑक्सीजन एटम निकाले गए, तो 64 ग्राम थे और इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ निकाल दिए गए, इतने ऑक्सीजन एटम निकाल दिए गए। अब वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ लेफ्ट ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन बचा है उसका मास बताइए। तो ये आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। आप क्या करिए, सिंपल मोल्स में गेम खेलिए, ठीक है। मोल्स में गेम खेलना बहुत आसान होता है। तो आप क्या करिए, एन लेफ्ट, अगर मैं मोल्स में बात करूं तो मोल्स लेफ्ट क्या होगा, मोल्स इनिशियली माइनस मोल्स रिमूव्ड, जो आपके रिमूव्ड हो चुके हैं, ठीक है। ये हम कर लेते हैं। तो हमको पता है कि मोल्स इनिशियली कितने थे, 64 डिवाइडेड बाय 32, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको आ जाएंगे 2 मोल्स, ठीक है, करेक्ट। मोल्स रिमूव्ड कितने हुए हैं, तो मोल्स रिमूव देख लेते हैं। तो भाई आपका 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, क्योंकि ये वॉल्यूम जो दिया है आपको एसटीपी पे दिया है, तो डिवाइड बाय 22.4 करेंगे तो ये आपको मोल्स मिल जाएंगे। प्लस आपके ऑक्सीजन गैस रिलीज की गई है, तो उसमें न मोल्स कितने आएंगे 6.02322 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको ऑक्सीजन एटम देगा। अगर मॉलिक्यूल चाहिए तो इसको 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। अब एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा। और ये भी ये भी आपको सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, और ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल दे रहा है, जिससे ये हम जब जोड़ेंगे तो 0.5 यहाँ से आ जाएगा और प्लस 0.5 यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 1 मोल रिमूव्ड हो चुका है, समझिए। तो बेटा अगर इनिशियली आपके पास 2 मोल थे, उनमें से 1 मोल निकाल दिया गया है, तो बचा कितना 1 मोल बचा, 1 मोल लेफ्ट हुआ है। तो आपको चाहिए वेट ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो क्या करेंगे मोल्स लेफ्ट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, करेक्ट। तो ये है 1 और मॉलिक्यूलर वेट O2 का होता है 32, तो बेटा आ गया 32 ग्राम। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये आपको 32 ग्राम लेफ्ट आ गया, जो इसका आंसर है ये बी पार्ट, करेक्ट, यही इसका आंसर है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो सिंपल से क्वेश्चन को हमने समझा कि टोटल 64 ग्राम था, उससे एक तरीके से एसटीपी में इतने गैस के मॉलिक्यूल निकाल दिए गए, लेकिन दूसरे केस में एटम निकाले गए, तो हमने तुरंत क्या किया, यहाँ पे एटम को मॉलिक्यूल में चेंज कर लिया, तो यहाँ से हमको मोल्स मिल गए। ये भी O2 मॉलिक्यूल के मोल्स मिले हैं, ये भी O2 मॉलिक्यूल्स के मोल मिले हैं, तब जब हमने 1/2 से डिवाइड किया है। यहाँ से हमको टोटल 1 मोल्स मिल गए, कितने रिमूव्ड हो चुके हैं। इनिशियली हमारे पास कितने थे 2 मोल थे, बस वहाँ से हमने मोल्स रिमेनिंग निकाल लिया, और हमको मास चाहिए था तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको 32 ग्राम आ गया। सिंपल सा ये सेकेंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अगर थर्ड क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपको ये जब भी कॉलम मैचिंग क्वेश्चन आएगा, तो कॉलम मैचिंग क्वेश्चन में अपने को बहुत ही ध्यान से एक एक स्टेप को मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ए ऑप्शन में आ जाते हैं, करेक्ट। ए ऑप्शन में दिया 32 ग्राम ऑफ O2 एंड सल्फर। तो अगर O2 एंड सल्फर का दिया है तो हमें इधर क्या क्या निकालना, हमें मोल्स निकालना है, इसके मोल्स, तो मतलब मोल्स निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि मोल ऑफ O2 कितने होंगे 32 ग्राम में, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया आपको 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट आपका O2 का कितना होता है 32 ग्राम, तो कितना आ गया 1 मोल आ गया, करेक्ट। अगला आपको कह रहा है कि मोल्स ऑफ आपको सल्फर के चाहिए, मोल्स ऑफ सल्फर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर। वेट ऑफ सल्फर दिया है 32 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट आपको सल्फर का कितना होता है, वो भी 32 होता है, तो ये भी कितना है 1 मोल, ठीक है। तो अब यहां पे ऑप्शन चेक करते हैं। ये तो कह रहा है 2 मोल ऑफ आयरन, तो भैया पहले ऑप्शन में कहीं आयरन तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब दूसरा वाला
3 moles ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल भी नहीं है, वो भी नहीं ऑप्शन हो सकता है। 1 मोल ऑफ गिवन यूनिट, 1 मोल ऑफ गिवन यूनिट, यस, चाहे इसका देखें चाहे इसका देखें, दोनों का ही 1 मोल यूनिट का है, तो मतलब एक ऑप्शन क्या हो गया, आर। ठीक है, एक इससे मैच हो जाएगा, आर से मैच हो जाएगा, करेक्ट। अब वो कह रहा है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, 12 मोल्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन वहां पे है नहीं, तो भैया ए ऑप्शन तो खत्म हो गया, ए का केवल आर ही होगा। अब हम चलते हैं बी में। बी वाले ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो कह रहा है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ K3, 2 ग्राम मॉलिक्यूल। बेटा अब इस बात को समझो, 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 मोल्स। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, 2 मोल्स ऑफ K3 FeCN6। ठीक है, ये आपको दिया 2 मोल्स ऑफ K3 FeCN6। अब अगर पूरे कंपाउंड के मोल्स पता होते हैं तो कुछ भी निकलवा लो, बहुत ही आसान है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या 2 मोल्स ऑफ आयरन है, यस। अब देखिए, जब इसका 1 मोल था तो आयरन के कितने मोल थे, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 मोल था तो आयरन के 1 ही मोल थे, 2 मोल है तो आयरन के मोल्स कितने होंगे, 2। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मोल्स ऑफ आयरन, मोल्स, मोल ऑफ आयरन, वो आपको कितने मिल जाएंगे, 2। तो वो बात अपने को क्लियर हो गई। अगला कह रहा है 3 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कहीं है नहीं, तो क्यू को सोचते नहीं है। आर, 1 मोल ऑफ गिवन यूनिट, ये भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई भी यूनिट का 1 मोल नहीं है यहाँ पे। अब कह रहा है 12 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो बेटा यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, ठीक है। तो आप बताइए, जब इसका 1 मोल था तो कार्बन के कितने मोल थे, 6 थे कि नहीं, क्योंकि ये 6 अंदर जाके इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो जब इसका 1 मोल था तो कार्बन के 6 मोल थे, अभी 2 मोल है, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे बेटा, मोल्स ऑफ कार्बन आपके हो जाएंगे कितने, 12। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे पूछता कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बता दो बेटा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बता दो, तो वो भी बता देते कि 1 मोल में 6 हैं, तो आपके 2 मोल में कितने होंगे, 12। आप मुझे बताइए, मोल्स ऑफ पोटेशियम, तो 1 मोल में 3 थे, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 6। मतलब कुछ भी पूछता तो आपको समझ में आ जाता। तो ए का तो ऑप्शन था क्या, आर, लेकिन बी के कौन है, 2 ऑप्शन है, क्या, पी और एस। ठीक है, पी और एस दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम इसका सी पार्ट, सी पार्ट में आपको दिया है 144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बेटा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हमको निकालना है, वो क्या देगा, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम है। वेट आपके पास है 144, तो 144 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि एटॉमिक वेट उसका 16 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 मोल्स। 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया। लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन एटम ऑप्शन ऑप्शन में है ही नहीं, देखो कहीं भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम नहीं है, या तो ओजोन मॉलिक्यूल है। अब बताइए कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ओजोन मॉलिक्यूल पूछा गया, बट आपने तो मोल्स ऑफ एटम निकालना है, तो आप क्या करिए, एक तरफ लिखिए मोल और एक तरफ लिखिए एटम। यहाँ पे मोल, जब O3 का 1 मोल है, O3 का 1 मोल है, तो उसके एटम कितने हैं, 3। आप देखिए O3 का 1 मोल में ऑक्सीजन के एटम कितने होते हैं, 3। अभी ऑक्सीजन के 9 एटम है अपने पास, तो इसके मोल्स कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x आ जाएगा आपका 9/3, मतलब 3 मोल्स ऑफ O3 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका Q हो जाएगा, यहां से Q ऑप्शन क्लियर हो गया। और कहीं भी एटम है नहीं तो हम मतलब उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ओजोन ही है, तो हम इसी को चेक करेंगे। तो इसका आपका C का ऑप्शन हो गया Q, करेक्ट, Q आपका आ गया। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, फ्रॉम 168 ग्राम ऑफ आयरन इतने एटम रिमूव कर दिए गए। फिर से हम वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिंपल आपका डी ऑप्शन को यहाँ कर लेते हैं, जो आपका डी ऑप्शन है वो 168 ग्राम आपको दिया है, ठीक है, 168 ग्राम ऑफ आयरन दिया है, उससे इतने एटम निकाल दिए गए। अब 168 ग्राम ऑफ आयरन एटम दिया है, ये आपको एक कंटेनर में ऐसे दिए हुए हैं, इससे कितने एटम निकाल दिए गए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम निकाल दिए गए, ठीक है, आयरन के। तो बचे कितने,
तो फिर से मोल्स में गेम खेलो। मोल्स आपका यहाँ पे मोल्स लेफ्ट इक्वल टू मोल्स इनिशियली माइनस मोल्स रिमूव्ड, करेक्ट। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इनिशियल मोल्स देखें तो 168 डिवाइडेड बाय आयरन का कितना होता है 56, ठीक है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 मोल्स। बोलो सही है। तो 3 मोल्स ऑफ आयरन आ गए इनिशियली। अब रिमूव कितने हुए मोल्स रिमूव्ड, तो रिमूव्ड अगर हमें देखना है तो भाई आप अगर देखिए तो यहाँ पे आपको 6.022 इंटू 10⁻23 आपको एटम रिमूव कर दिए गए। अगर इसके मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो आप देखेंगे कि 1 मोल रिलीज कर दिया गया, 1 मोल रिमूव हो चुका है। तो मोल्स लेफ्ट कितने आ जाएंगे भाई, 3 मोल थे, उनमें से 1 मोल निकाल दिया गया, तो कितना बचा 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ आयरन, ठीक है। अब ऑप्शन में चलते हैं। 2 मोल्स ऑफ आयरन अगर आप देखें तो पहले ही ऑप्शन में 2 मोल्स ऑफ आयरन है, तो इसका आपका पी हो जाएगा। मतलब जो आपका ये डी ऑप्शन है इसका आंसर होगा पी, ये आपको दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में सारे ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करना है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है, इफ ए सैंपल ऑफ फेरिक सल्फेट contains 7.2 moles of oxygen atom, then number of sulfur atom is given, sample is, number of sulfur atom निकालना। आप क्या करिए, मोल में गेम खेलिए, लिखिए मोल्स ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस। ये यूनिटरी मेथड सबसे मस्त मेथड है, ठीक है। अब वो कह रहा है 7.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल दिएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकालो सल्फर के। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन करे तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि पूरे मॉलिक्यूल्स के क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं। अगर पूरे मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकाल दिए तो कुछ भी निकल जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। इधर या तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में दिया है और मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले इसका 1 मोल दिया है, जब इसका 1 मोल था तो ऑक्सीजन के कितने मोल थे बताओ, ऑक्सीजन के 12 मोल्स थे, ठीक है। आप देखिए ये 4 है और बाहर 3 लगा है तो 12 हो गया ना। तो 1 मोल जब इसका था तो ऑक्सीजन के 12 मोल्स थे। अभी बताओ 7.2 मोल्स हैं, 7.2 मोल्स हैं तो ये कितना आएगा x, तो बेटा x क्या आएगा, x आ जाएगा आपका 7.2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ये हटा दो, डिवाइड बाई 10, ठीक है, 6 टू 6, ठीक है। तो 6/10 तो मतलब ये आ जाएगा 0.6 मोल, ठीक है, 0.6 मोल। तो x हमारा क्या था, मोल्स ऑफ दिस, तो 0.6 मोल्स ऑफ आपको क्या मिल गया Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। ये 0.6 मोल्स मिल गए। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए कि सल्फर के एटम। अब पूरे कंपाउंड का अगर कुछ भी मिल जाए तो सल्फर का निकालना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ सल्फर एटम तो मैं मोल्स निकाल लूं, नंबर ऑफ सल्फर एटम तो मैं मोल्स निकाल लूं भैया। तो 1 मोल जब इसका था तो सल्फर के कितने मोल थे, 3 मोल थे। अभी 0.6 में कितने होंगे, इंटू 0.6, करेक्ट। 1 मोल था तो सल्फर के 3 मोल थे, 0.6 था तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोल्स आ गए। मुझे तो निकालना है नंबर ऑफ एटम, इंटू Na कर दें, तो क्या ये आपको आ जाएगा 1.8 इंटू Na नंबर ऑफ एटम, और यही आपका आंसर भी दिया है यहाँ पे, आप देख लीजिए, करेक्ट। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। कितना आसान है, बस सिंपल आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, सारे क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आ जाते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 10 मोल्स ऑफ CO2 डू नॉट कंटेन। अब हमको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर मुझे 10 मोल्स ऑफ CO2 दिया है, मतलब अगर पूरे कंपाउंड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मोल्स दे दे
तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले निकालना है क्या, वेट ऑफ कार्बन। अगर वेट ऑफ कार्बन निकालना है तो हम मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लें। अब बताओ, जब इसका 1 मोल था तो कार्बन के कितने मोल थे, 1, तो 10 मोल में कितना हो जाएगा, इंटू 10। ये तो आ गए मोल्स, मुझे चाहिए क्या, उसका वेट, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो होता कितना है, 12, तो कितना आएगा, 120 ग्राम, 120 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये तो सही ऑप्शन है, लेकिन वहां पे पूछा क्या है, डू नॉट कंटेन, तो ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, अब अगला चेक करते हैं बी पार्ट में। तो आपको पूछ रहा है ऑक्सीजन एटम, तो हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना। तो अपन क्या करेंगे, जब 1 मोल था तो ऑक्सीजन के कितने मोल थे 2, तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मोल्स हो जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए नंबर ऑफ एटम, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो 20 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एटम के, तो इंटू Na कर दें, तो ये हमको क्या दे देगा, आपको दे देगा ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ एटम दे देगा। ठीक है, तो क्या ये कभी हो पाएगा 24, नहीं, ये 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर गलत है। तो मतलब यही ऑप्शन सही है, डू नॉट कंटेन, ये गलत ऑप्शन दिया है, तो यही आंसर गलत है। अब कह रहा है 10 पावर 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब समझिए कि भाई मोल्स कितने हैं CO2 के, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे, 10 इंटू Na मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल क्वेश्चन। अगला हमसे कह रहा है 20 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए इस ग्राम एटम का मतलब क्या है, इस ग्राम एटम का मतलब है मोल्स। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, करेक्ट। हम देख लेते हैं भैया कि अगर हम देखें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप समझिए कि 1 मोल था ऑक्सीजन एटम का, तो कितने ऑक्सीजन एटम के मोल थे, 1 मोल था CO2 का, तो ऑक्सीजन एटम के कितने मोल थे 2, करेक्ट। तो 10 में कितने हो जाएंगे, इंटू 10, तो 20 मोल्स आ जाएगा, 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो आपको लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, और उसका अगर 11 ग्राम हम लेते हैं तो 6.2 ग्राम आपका x होता है, x का जो आपका वेट है वो 6.2 ग्राम होता है, तो इसका एटॉमिक मास पूछा है। तो आप क्या करिए, एक तरफ लिखिए X4O6, एक तरफ लिखिए x। ठीक है, अब बताइए जब इसका 1 मोल था, ठीक है, इस कंपाउंड का 1 मोल था, तो आपका इसका कितना वेट था, वेट, तो 1 में 4 मोल है, मतलब जब इसका 1 मोल था तो x के 4 मोल थे, इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मान लेते हैं कि mx। ठीक है, तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट क्या दे देगा, वेट ऑफ x दे देगा। अभी आपके पास इसके कितने मोल हैं, 11 ग्राम है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू mx प्लस 6 इंटू आपका 16। इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 4 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ x, 6 इंटू सॉरी 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ x, 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी ये कितना दिया है, 6.2 ग्राम, क्यों, क्योंकि कह रहा है 11 ग्राम का जो वेट है वो 6.2 ग्राम है, तो जब इतने मोल थे तो उसका वेट कितना हो गया, 6.2 ग्राम है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 6.2 इक्वल टू 4 इंटू 11 इंटू mx डिवाइडेड बाई 4 इंटू mx प्लस 96। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 6.2 इंटू 4 इंटू mx आ जाएगा, प्लस 96 इंटू 6.2 इक्वल टू 44 mx। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो mx की वैल्यू आ जाएगी आपकी 31 AMU। ये आपका एटॉमिक मास ऑफ x हो गया, क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यूनिटरी मेथड से बिल्कुल सिंपल लगाते चले जाना है, सब कुछ आपको गिवन है, आपको सिर्फ रख देना है उसमें वैल्यू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो 7th क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या है। A sample of CaCO3 as Ca this and calcium this percentage and oxygen this percentage. If law of constant proportion is true, ठीक है, तो आप बात को सबसे पहले समझिए। अगर हमारे पास CaCO3 है तो इसमें कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्या होगा, वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन टोटल वेट ऑफ CaCO3 इंटू 100। तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना है 40 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम इंटू 100, तो ये 40% आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कार्बन का निकालेंगे तो वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ CaCO3 इंटू 100, तो वो भी आपको 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये भी 12% आएगा। ठीक है, और अगर आप ऑक्सीजन निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई आपका 100 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 48%। मतलब कुल मिला के ये 1 मोल CaCO3 है। ठीक है, एक बात कंफर्म हो गई यहाँ से। अगर ये 1 मोल CaCO3 है तो आपको इसका दिया 5 ग्राम। ठीक है, देन मास ऑफ कैल्शियम इन 5 ग्राम ऑफ दिस। तो आप क्या करिए, आप एक तरफ लिखिए मोल्स ऑफ CaCO3, एक तरफ लिखिए वेट ऑफ कैल्शियम। अब जब इसका 1 मोल है CO का तो कैल्शियम का वेट कितना है 40 ग्राम, यही तो है। अभी मेरे पास इसके मोल्स कितने 5 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 5 इसका वेट हो गया डिवाइड बाई CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100, तो ये कितना आएगा यही तो निकालना है अपने को। क्या करेंगे आप x निकालेंगे, x आएगा 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका आ गया 5 दुनाई 10, ये आ गया 2, तो ये आ गया आपका 2 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपका 5 ग्राम आपका CaCO3 होगा तो वेट कितना होगा 2 ग्राम होगा कैल्शियम का। सिंपल सा फंडा है, जो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ था उससे पता कर लिया कि इसके मोल्स कितने, इसके मोल्स कितने थे। CaCO3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तो 1 मोल जब CaCO3 का तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना था 40 ग्राम। अभी 5 ग्राम है तो कितना होगा 20 ग्राम, 2 ग्राम। सिंपल सा आपका आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो अगर हम देख लें तो हमको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर एक या दो एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो masses of one of the element which combine with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके आपको क्या दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं CO, एक कंपाउंड बना रहा है CO2। अब यहाँ पे कार्बन का मास 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का 12 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32 है। तो ये क्या कह रहा है, मासेज ऑफ वन ऑफ एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स मास 12 ग्राम है, दोनों का 12 ग्राम है, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2 का सिंपल होल नंबर रेशियो कंबाइन करके। अब यहाँ पे भी वही चीज दिया कि ए कंपाउंड ए है जिसमें एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ए कंपाउंड है, एक बी कंपाउंड है, एक सी कंपाउंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब समझिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 ग्राम है, तो ये 0.57 ग्राम लगता है। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 ग्राम है, तो ये आपको लग रहा है 2.28 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कितना है 3 ग्राम है, तो ये आपको लग रहा है 5.13 ग्राम। अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे किसी का मास फिक्स नहीं है, इसका भी मास वेरी हो रहा है, इसका भी मास वेरी हो रहा है। तो मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो इसके मास को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 1 करना है, तो बेटा 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 2.28 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। और तो ये कितना आ जाएगा 114। ठीक है,
और ये आपका 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5.13 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 और 2 बचा, तो 321.73। ठीक है, तो अब ये भी 1 ग्राम हो गया, ये भी आपका 1 पार्ट हो गया, ये भी आपका 1 पार्ट हो गया। तो मासेस ऑफ वन ऑफ एलिमेंट, ये आपका हो गया 0.57, इसका दोगुना कर दो तो ये हो जाएगा, ये 1 है तो ये 2 है, और इसका 3 टाइम्स कर दोगे तो ये हो जाएगा। करेक्ट, ये आपका रेशियो कौन सा होगा 1:2:3 का रेशियो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका अगर मासेस ऑफ वन ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन का मास फिक्स हो जाता है तो ऑक्सीजन के मास 1:2:3 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन का, जो कि 1 ग्राम है। तो ये आपका फॉलो करेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसे आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी जानते हैं, उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, मिक्स प्रोपोर्शन भी जानते हैं, उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे दिख रहा है लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मासेस ऑफ वन ऑफ एलिमेंट, इनके सारे इसके नाइट्रोजन के सारे मास फिक्स कर दिए गए, इनको डिवाइड कर दिया गया, 1 ग्राम के लिए 2 ग्राम के लिए इतना है, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 3 ग्राम के लिए इतना लग रहा है तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, ऐसे सबके मास फिक्स कर दिए, तो उसके रिस्पेक्ट में इनका रेशियो क्या रहा है। देखिए 9th क्वेश्चन में अगर आप देखिए रेशियो वेट ऑफ ऑक्सीजन बताना है और आपको कॉपर का मास सेम दिया हुआ है दोनों केस में, तो आप क्या करिए कि जब अगर किसी कंपाउंड में दो एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, एक एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है और दूसरे के बारे में निकलवाया जाता है, तो हमेशा पहले कोशिश करिए कि पूरे कंपाउंड के मोल्स निकाल लीजिए। तो मैं भी वही कोशिश करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फॉर CuO सबसे पहले चलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। अगर आप मोल्स ऑफ कॉपर निकालेंगे तो कॉपर का वेट दिया है W मान लेते हैं, चूंकि इक्वल दिया है तो W मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 63.5। करेक्ट, तो मोल्स ऑफ कॉपर आ गए। अब अगर मोल्स ऑफ कॉपर पता है तो क्या कॉपर ऑक्साइड के मोल्स आ सकते हैं? यस, हम क्या करें, एक तरफ लिखें मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड और एक तरफ लिखें मोल्स ऑफ कॉपर। जब इसका 1 मोल था तो कॉपर के 1 मोल था, कॉपर ऑक्साइड का जब 1 मोल था तो कॉपर का 1 ही मोल था ना, उसका कोफिशिएंट 1 है। अभी इसका W/63.5 मोल है, तो बताइए इसका कितना मोल्स होगा, निकाल लेंगे, वो x आ जाएगा आपका W/63.5, 63.5 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। करेक्ट, अगर अब मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड आ गए तो आप क्या वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल सकते हैं? यस, जब इस पूरे कंपाउंड का 1 मोल था तो कॉपर के कितने मोल थे, आपका 1 ही मोल था, सॉरी ऑक्सीजन का कितना मोल था 1 मोल था। 1 मोल में 1 है तो W/63.5 मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये आ गया मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमको वेट चाहिए इंटू 16, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कॉपर ऑक्साइड आ गया। करेक्ट, अब हमको क्या निकालना है, हमको फॉर कॉपर ऑक्साइड सॉल्व कर लेते हैं। कॉपर Cu2O के लिए हम निकाल लेते हैं, तो मोल्स ऑफ कॉपर क्या आ जाएगा, वेट अपॉन 63.5, यही इसका मोल्स आ जाएगा कॉपर का। अब क्या लिखें, एक तरफ लिखें मोल्स ऑफ Cu2O और एक तरफ लिखें मोल्स ऑफ कॉपर। जब इसका 1 मोल है तो कॉपर का कितने मोल, 2। अभी इसके आपके W/63.5 है, क्योंकि वेट दोनों में कॉपर का सेम दिया है, तो बेटा ये आपका Y आ जाएगा। तो Y कितना आ रहा है, Y आ रहा है आपका W/63.5 इंटू 2 मोल ऑफ, क्या आ गया, मोल ऑफ Cu2। लेकिन हमको चाहिए वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो आप बताओ 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1। Cu2O में, Cu2 में 1 मोल में 1 ही मोल है। अब तो इतने मोल में कितने होंगे, 63.5 इंटू 2, ये मोल आ गया ऑक्सीजन एटम के, इंटू एटॉमिक वेट, ये क्या आ गया आपका वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम ग्राम में। करेक्ट, और ये भी आपका ग्राम में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, रेशियो बताना है, W ऑफ ऑक्सीजन इन CuO अपॉन W ऑफ ऑक्सीजन इन Cu2O, रख दिया।
तो आप देखेंगे 2:1 रेशियो आ जाएगा, आप दोनों की वैल्यू रख लीजिए, आपको सीधा आंसर दे के रखा है 2:1, सॉल्व कर लीजिए 2:1 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें तो हमारे पास SO3 का कितना है 32 प्लस 3 इंटू आपका सल्फर कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना है 16, तो ये हो गया आपका 80 और ये आ गया 16, तो कितना आ जाएगा 5, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से सॉल्व। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है और वेपर डेंसिटी पूछी है। तो वेपर डेंसिटी आपका डेंसिटी देखो यहाँ पे हिंट पे भी लिखा है, डिवाइड द डेंसिटी ऑफ विद डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट STP पे। तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये आप सिंपल सॉल्व कर दीजिए। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है 0.001287 और डिवाइड बाय 0.0009। ठीक है, दोनों ही आपको ये दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 14.3, तो इसका आंसर कितना है 14.3, 11 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एयर दिया है वो अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, यही इन दोनों का रेशियो ही क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं वेपर डेंसिटी। अगर हमको 12th क्वेश्चन करना है, तो 12th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 27 एंड वैलेंसी। अगर वैलेंसी 3 है, एटॉमिक वेट 27 है, तो ये पक्का एलिमेंट क्या होगा, एल्युमिनियम, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 27 होता है और वैलेंसी या एन फैक्टर हम कह लें वो कितना होता है 3। करेक्ट। अब अगर हमको वेपर डेंसिटी निकालनी है, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड मतलब वो क्या होगा AlCl3, वेपर डेंसिटी ऑफ AlCl3 निकालना है। AlCl3 निकालना है तो हमें वेपर डेंसिटी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlCl3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 27 प्लस 3 इंटू 35.5 और डिवाइडेड बाई आपका 2, तो ये आपका आ जाएगा कुछ 133.5 डिवाइड बाई 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 66.75, तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी हो गई किसकी, मेटल क्लोराइड की। तो इस